नमस्कार दोस्तों, नेशनलिज्म किसे कहते हैं? तो नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को समझने के लिए आइए हम लोग एक सिचुएशन को क्रिएट करते हैं। सिचुएशन ये है कि हिंदुस्तान में दो पर्सन रहता है, एक वो पर्सन जिसके पास आईडी प्रूफ में सब कुछ है, जिससे ये साबित हो सके कि ये बंदा सच में एक सच्चा हिंदुस्तानी है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बंदा हिंदुस्तान में सिर्फ पिछले 1 साल से ही रहता आ रहा है। इंडिया में उसका कोई भी खानदान नहीं रहता है, सिर्फ वही पर्सन रहता है जिसके पास आईडी प्रूफ में सब कुछ है। दूसरे पर्सन वो है जिसके पास ना तो आधार कार्ड है, ना पैन कार्ड है, ना वोटर आईडी कार्ड है और ना ही राशन कार्ड है। लेकिन वो बंदा हिंदुस्तान में पिछले 50 सालों से रहते आ रहा है और उसका पूरा खानदान भी हिंदुस्तान में ही रहता है। तो अब मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि ये दोनों पर्सन में से नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद किसे कहेंगे? वो पर्सन को बोलेंगे जो पिछले 1 साल से ही रहते आ रहा है, जिसके पास आईडी प्रूफ में सब कुछ है, या फिर उसको बोलेंगे जो पिछले 50 साल से रहते आ रहा है, इसका पूरे खानदान भी हिंदुस्तान में ही रहते आ रहा है, लेकिन इसके पास हिंदुस्तानी प्रूफ करने के लिए आईडी प्रूफ में कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड का वक्त देता हूँ। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद के आइडियोलॉजी और विचारधारा को समझने की कोशिश करते हैं। अभी दिखाता हूँ। ये देख, मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, मेरा वोटर आईडी है और इंडियन पासपोर्ट भी है। मैं इंडिया में पैदा हुआ हूँ और इंडिया में ही रहता हूँ, इसलिए मैं इंडियन हूँ। इंडिया जेब में लेकर घूमने की चीज नहीं है, वो यहां होता है। कोई इंडिया में रहने से इंडियन नहीं बनता। इंडियन बनने के लिए इंडिया दिल में होना चाहिए। इंडिया दिल में होना चाहिए। नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, उसे हम लोग वन में डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग नेशनलिज्म को इस चीज से रिलेट कर देता है कि अगर वो बंदा 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन नेशनल सॉन्ग्स बजाता हो, या फिर नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करता हो, या फिर देश के लिए शहीद हो जाता है, तो वही बंदा सिर्फ नेशनलिज्म में कहलाएगा। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस चीज से हम लोग नेशनलिज्म को हम लोग साबित कर सकते। हम ये नहीं बोल रहे कि इन सारी चीजों को राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। ये सारी चीज भी नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पर नेशनलिज्म को सिर्फ यहीं तक लाकर नहीं छोड़ सकते कि जो बंदा नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे, जो बंदा 15 अगस्त या 26 जनवरी को नेशनल सॉन्ग्स बजाए, जो बंदा देश के लिए शहीद हो जाए, सिर्फ उसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। बिल्कुल नहीं। नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो कहीं इससे कहीं ज्यादा डीप मीनिंग है। तो आइए नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी है उसे 2 पार्ट में बांटते हैं। एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में, जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए लोगों को दिल में कैसी इमोशन जागता है, वो आज़ादी दिलाने वाला फीलिंग कैसे आता है, कैसे इंडिपेंडेंस के लिए लोग आपस में एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं। और दूसरा पार्ट है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, जिसमें हमें ये जानने को मिलेगा कि नेशनलिज्म का जो विचारधारा है, जो आइडिया है, जो इमोशन है, जो फीलिंग है, वो कैसे इमर्ज होता है। नेशनलिज्म का सही मायने में क्या मतलब होता है, क्या इनका असर रहा है हमारे दुनिया पर, क्या है इसका फायदा और नुकसान है, इन सारी चीजों को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। कुछ लोग क्या सोचता है कि जब आप कभी रास्ते पे चलते हो और नेशनल फ्लैग दिख जाए तो उसे रिस्पेक्ट करना ही नेशनलिज्म कहते हैं। कुछ लोग क्या सोचता है कि जो इंसान देश के लिए शहीद हो जाता है उसे ही नेशनलिज्म कहेंगे। कभी कभी लोग तो ये भी सोच लेता है कि जब कोई इंसान 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन नेशनल सॉन्ग्स बजाए तो उसे ही नेशनलिज्म कहेंगे। तो इन सारे डायमेंशन के बेसिस पर हम लोग नेशनलिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग नेशनलिज्म को सिर्फ पेट्रोलिज्म तक लाकर छोड़ देता है, जैसे देश के प्रति प्रेम, देश के लिए इमोशन, देश के लिए फीलिंग, नेशनल सॉन्ग्स बजाना, या फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी को पूरा अच्छे से सेलिब्रेट करना, इसी चीज को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है, जो विचारधारा है, वो यहीं तक सीमित नहीं होता है। हम ये नहीं बोल रहे कि इन सारी चीजों को राष्ट्रवाद नहीं कहेंगे, हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर रहे। इन सारी चीज भी नेशनलिज्म को डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पर नेशनलिज्म को सिर्फ यहीं तक लाकर छोड़ नहीं सकते कि जो बंदा नेशनल फ्लैग को रिस्पेक्ट करे, जो बंदा 15 अगस्त से 26 जनवरी को नेशनल सॉन्ग्स बजाए, जो बंदा देश के लिए कुर्बानी हो जाए, सिर्फ उसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नेशनलिज्म का जो आइडियोलॉजी है वो कहीं इससे कहीं ज्यादा गुना डीप मीनिंग है। तो चलिए सबसे पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से नेशनलिज्म को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक रिसेंट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आज से 2 साल पहले नीरज चोपड़ा को कौन जानता था? मेरे हिसाब से 90% लोग कोई नहीं जानता होगा। लेकिन जब उन्होंने अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीत के लाया तो सभी भारतीय लोगों के दिल में एक अलग से खुशी देखने को मिलता है। नीरज चोपड़ा ना हमारा कोई भाई लगता है, ना हमारा कोई रिलेटिव लगता है, लेकिन फिर भी उनके जितनी खुशी में हम लोग भी खुश हो जाते हैं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। याद होगा आपको
जब 2020 में कोरोना पैंडेमिक आया तो लॉकडाउन की वजह से इंडिया का जीडीपी बहुत ज्यादा गिरावट हो गई, जिसके चलते इंडिया का हालात और भी ज्यादा खराब हो गया। और इसी के चलते मार्च 2021 तक पीएम केयर फंड में 10,990 करोड़ रुपए जमा हो जाता है। आखिर आम जनता को क्या जरूरत थी पीएम केयर फंड में पैसा देने का? देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री के पास पैसा थोड़ी ना कमी होती होगी। 90% लोग ये सोचते होंगे कि सरकार को पैसा हम क्यों देंगे, हम कोई मुकेश अंबानी थोड़ी ना है, देश को चलाना या गिराना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम थोड़ी ना टेंशन लेंगे, हम क्यों दें पीएम केयर फंड में पैसा। लेकिन इतनी नेगेटिविटी सोच होने के बावजूद भी पीएम केयर फंड में 10,990 करोड़ रुपए जमा हो जाता है सिर्फ एक साल के अंदर में। दोस्तों, ये दोनों एग्जाम्पल के बीच में एक इमोशन, एक फीलिंग कॉमन है और यही फीलिंग को नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद कहते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद की पॉइंट्स ऑफ व्यू से नेशनलिज्म को समझते हैं तो डिफिनेशन ये हो सकता है कि नेशनलिज्म मीन्स धर्म, ए धर्म टुवर्ड्स द नेशन which has the power to develop the strong will, national services and the self sacrifice। कहने का मतलब ये कि नेशनलिज्म एक तरह से धर्म है, धर्म अपने राष्ट्र के प्रति, और इस धर्म में इतना ताकत है कि अगर देश के ऊपर किसी तरह की परेशानी आ जाता है तो पूरे देश के लोग मिलकर उस परेशानी के साथ लड़ेगा और इसी चीज को नेशनलिज्म कहेंगे यानी कि राष्ट्रवाद कहेंगे। अगर नेशनलिज्म को इमोशन या फीलिंग के बेसिस पर समझे तो इसका सीधा एक एग्जांपल देते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच होता है तो उस टाइम पर आप गौर करना कि जो लोग जिस कंट्री या जिस प्लेयर का सपोर्टर हो और इन केस अगर हार जाता है तो उस सपोर्टर का रात भर नींद नहीं आता है। आखिर ऐसा क्यों? तो उनके हार में हम क्यों रोते हैं, उनके खुशी में हम क्यों खुश हो जाते हैं? तो इसका सीधा जवाब आता है राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति इज्जत, राष्ट्र के प्रति जीत की खुशी, देश के खुशी के साथ खुश हो जाना और देश के दुखी के साथ दुख हो जाना। इसी को नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद कहेंगे। किसी भी देश के प्रोडक्ट को बैन करने से पहले WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब भारत सरकार ने चाइनीज प्रोडक्ट पर सीधा बैन नहीं कर पाता है तो भारतीय लोग खुद चाइनीज चीजों को इस्तेमाल करना बंद कर देता है। तो यहाँ से एक देश के लोगों के दिल में देश के लिए फीलिंग वो इमोशन जागता है कि अगर देश की सरकार देश के भले के लिए चाइनीज चीजों को बैन नहीं कर पा रहा है तो हम लोग खुद उस प्रोडक्ट को बाइकआउट कर देते हैं। तो आखिर ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? बैन करना होगा तो सरकार सीधा बैन करेगा तो हम लोग प्रोडक्ट को बैन करेंगे, लेकिन जब सरकार यहाँ पे अनेबल है किसी चीज को बैन करने के लिए, क्योंकि हम लोग इस चीज को रियलाइज कर रहे हैं कि सरकार सीधा चाइनीज चीजों के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर बैन नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, सच में चाइनीज चीजों को प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए। और इसी फीलिंग के साथ हम लोग जब सरकार अनेबल है चीजों को बैन करने के लिए तो हम लोग खुद से इस चीज को बाइकआउट करना शुरू कर देते हैं। तो क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिल में एक फीलिंग जागता है, एक इमोशन जागता है देश के प्रति। तो इसी चीज को राष्ट्रवाद। तो अब नेशनलिज्म को थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि नेशनलिज्म का जो विचारधारा है वो कैसे इमर्ज होता है। तो पहले ये समझते हैं कि नेशन और नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्र और राष्ट्रवाद, ये दोनों का क्या मतलब होता है। क्या नेशन को आने से नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ या फिर उस आइडिया को डेवलप होने से नेशन बना? तो इसका जवाब है कि सबसे पहले नेशन का आइडिया डेवलप हुआ। जैसे जर्मन यूनिफिकेशन में कैसे अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो थे वो एक तरह की भाषा बोलता था, जिसके चलते उन सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोगों में एक इमोशन है, एक आइडिया डेवलप हुआ कि हम लोग सारे कम्युनिटी एक जैसे बोलते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं सारे कम्युनिटी मिलकर एक देश को बनाते हैं। तो सारे कम्युनिटी मिल जाते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप होता है और साथ मिलकर रहना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले नेशन नहीं आया, सबसे पहले नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हुआ जिसके चलते नेशन बना। इस चीज को और भी अच्छे से समझते हैं उससे पहले नेशन और नेशनलिज्म को समझते हैं कि नेशन और नेशनलिज्म कहेंगे किसको। तो नेशन को समझने से पहले तो मैं आपसे 3 सवाल करना चाहता हूं कि क्या अगर एक जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर देते हैं तो वो जगह नेशन कहलाएगा? क्या वो जगह पर एक कंट्री को बना सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या फैमिली और नेशन दोनों एक है? अगर आपके फैमिली आपके सामने हो तो वही नेशन कहलाएगा। मतलब आपके माता पिता, आपके अंकल, आपके फुआ, दीदी, भैया, भाभी, सबको आप जानते हो, आप उन सारे लोगों से कनेक्टेड हो। वो फीलिंग, वो इमोशन वो फैमिली में होती है, उससे आप कनेक्टेड हो। लेकिन अगर आपको वहीं ये बोल दिया जाए कि वो पर्सन भी इंडियन है लेकिन वो इंडिया में नहीं रहता है, लेकिन जब कभी आप भी उस इंसान के सिटी में जाओगे या उस इंसान के कंट्री में जाओगे और आप उससे मिलोगे तो उस वक्त आप ये नहीं देखोगे कि वो हमारे फैमिली मेंबर्स में है या नहीं है, आप सीधा ये देखोगे कि वो भी बंदा इंडियंस है, मैं भी इंडियंस हूँ। कहीं भी रहे, कैसे भी रहे,
कभी मिले या ना मिले, उसके घर को देखे या नहीं देखे, उसके शहर को कभी देखे या नहीं देखे, मतलब उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं हो, सिर्फ एक कनेक्टिविटी होती है इंडियन, सिर्फ एक फीलिंग आती है कि वो पर्सन भी इंडियन है, मैं भी एक इंडियन हूँ। उस वक्त कुछ भी नहीं देखता है कि वो कौन सा रिलीजन को फॉलो करता है या नहीं करता है, क्या करता है नहीं करता है, कुछ भी मतलब नहीं है उससे। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या नेशन को बनाने फेस टू फेस होना जरूरी है, क्या एक दूसरे को जानना जरूरी है, या फिर वो फीलिंग वो इमोशन होनी जरूरी है? तो नेशन को बनाने के लिए ये जरूरी नहीं होती कि आप उस पर्सन को जानो, या फिर उस पर्सन से आपको कोई लगाव हो, या फिर आप उसके खानदान से बिलोंग करते हो तो ही आप नेशनलिज्म में कर लोगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इमोशन फीलिंग होनी चाहिए। नेशनलिज्म में कभी भी करोड़ों लोगों को इकट्ठे होने से नहीं बनता है, नेशनलिज्म में कभी भी फेस टू फेस होने से नहीं बनता है, नेशनलिज्म में कभी भी कॉमन डिसेंडेंस से भी नहीं बनता है। नेशनलिज्म बनता है तो सिर्फ उस बॉन्ड से बनता है जो एक नेशन और नेशन में रहने वाले व्यक्ति के बीच जो इमोशन, जो फीलिंग क्रिएट होती है। नेशनलिज्म में कभी भी कॉमन डिसेंडेंट से भी नहीं बनता है, नेशनलिज्म बनता है तो सिर्फ उस बॉन्ड से बनता है जो एक नेशन और नेशन में रहने वाले व्यक्ति के बीच जो इमोशन, जो फीलिंग क्रिएट होती है। इसके सिवा कुछ और फ्यूचर है, जैसे डिसेंडेंट, लैंग्वेज, रिलीजन्स और इथनिसिटी। जो ये फ्यूचर है बहुत सारे लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। कुछ लोग एक खानदान से बिलोंग करने की वजह से उन सभी के बीच एक बॉन्ड बना हुआ रहता है। कुछ लोग सेम लैंग्वेज बोलने की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। कुछ लोग सेम रिलीजन को फॉलो करने की वजह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहता है। तो कुछ फैक्टर है जो लोगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, जिससे एक कम्युनिटी बनी हुई रहती है। लेकिन एक बात और है कि जो कुछ फ्यूचर है, जैसे अभी मैंने बताया कि लैंग्वेज, रिलीजन्स, इथनिसिटी, ये सब फ्यूचर एक दूसरे से कनेक्टेड होकर एक नेशन को फॉर्म कर देता है। लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं है कि अगर एक रिलीजन्स के लोग से ही एक नेशन फॉर्म होता है, एक जैसे लैंग्वेज बोलने से एक नेशन को फॉर्म होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर अनेक तरह के रिलीजन्स होते हैं, जहाँ पर डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज बोला जाता है, वहाँ पर भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे इंडिया में देख लो कितने प्रकार के रिलीजन्स रहते हैं, कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि वो कॉमन फ्यूचर्स इंपोर्टेंस रोल प्ले करता है, लेकिन वही कॉमन फ्यूचर, वही कैरेक्टरिस्टिक हेल्प करेगा नेशन को फॉर्म करने में, ये भी कहना सही नहीं होगा। नेशन को अगर आप ये मान के चलते हैं कि कोई एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी जिससे नेशन बनेगा, वो भी गलत है। नेशन सिर्फ लोगों को इकट्ठे होने से नहीं बनता है। नेशन एक फैमिली की तरह भी नहीं होता है कि फेस टू फेस रिलेशन रखना जरूरी होता है। नेशन सिर्फ एक इमेजिन से बनता है, जिनका बिलीव, एस्पिरेशन, जिनकी इमेजिनेशन सारे एक जैसा हो। तो अब मैं इस चीज को समझने के लिए हम लोगों को एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से देखना होगा। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में भी हम लोग को दो फेस लेते हैं। पहला है यूनिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ स्मॉल किंगडम, जहाँ पर छोटे छोटे कम्युनिटी के लोग एक लैंग्वेज, एक रिलीजन्स के बेसिस पर सारे लोग एक होकर कैसे एक कंट्री को बना देता है। दूसरा फेस है ब्रेकअप ऑफ लार्ज एम्पायर, जैसे कि एक बहुत बड़ा देश, कैसे देश के अंदर में ही एक कम्युनिटी के लोग, वो चाहे फिर सेम लैंग्वेज बोलने वाले हो या फिर सेम रिलीजन्स वाले हो, इन बेसिस पर एक अलग नेशन बना देता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेकअप ऑफ लार्ज एम्पायर। तो आज से 80 साल पहले जब ब्रिटिश एम्पायर का हुकूमत चलता था, तो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर सिर्फ इंडिया ही नहीं आया करता था। इंडिया के साथ यूएसए, लोअर बर्मा, अपर बर्मा, ब्रिटेन, सिंगापुर, ये सारे कंट्री भी ब्रिटिश हुकूमत के अंदर गुलाम था। तो अब मान लीजिए कि ये पूरे सर्कल ब्रिटिश हुकूमत के अंडर कंट्रोल है, जिसमें बहुत सारे कंट्री मौजूद है। तो सपोज करो कि इंडिया के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो जो इंडिया के लोग थे तो उनको ऐसा फील हुआ कि हम सब इंडियन है, हमारे कल्चर अलग है, हमारा देश अलग है, तो हमारा नेशन भी अलग होनी चाहिए। इन ब्रिटिश के कब्जा करने के डर से हम थोड़ी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत सारी कम्युनिटी के बीच में एक अलग सा एक नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हो रहा है, वो फीलिंग डेवलप हो रहा है, वो इमोशन डेवलप हो रहा है कि हमारा सारा चीज़ अलग है, हमारा नेशन अलग है, हमारा कल्चर अलग है, तो हम लोग भी एक अलग नेशन बनानी चाहिए। तो इसी के चलते उन लोग एकजुट होकर अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देता है, और लास्ट में यही होता है कि एक बहुत बड़ा एम्पायर टूटकर एक इंडिया देश अलग हो जाता है। दूसरा फेस ये है कि यूनिफिकेशन ऑफ स्मॉल किंगडम। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है यूनिफिकेशन ऑफ इटालियन। तो जो नॉर्थन में था वो था हम्सबर्ग एम्पायर रूल किया करता था, वेस्ट में प्रिंसली हाउस रूल किया करता था, साउथ में किंगडम ऑफ टू सिसिली थे, ईस्ट में स्पेनिश रूल था। तो जो ये छोटी छोटी किंगडम था, वो यहाँ पर लोगों ने ऐसा रियलाइज किया कि हम सब एक ही यूनियन के, हम सब एक ही लैंग्वेज बोलते हैं, तो यहाँ पर भी हम सबको एक नेशन
स्टेट के पार्ट होनी चाहिए। तो नेशनलिज्म का फीलिंग डेवलप्ड होती है, वो आइडिया डेवलप्ड होती है और इसके चलते यूनिफिकेशन हो जाता है। यही केस आपको जर्मन के साथ भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे जितने भी एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें सिर्फ एक चीज कॉमन है जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक फैक्टर की बेसिस पर हम लोग नेशनलिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते। नेशनलिज्म को समझने के लिए बहुत सारे फैक्टर, इसके बहुत सारे डीप मीनिंग होती है। तो अब चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।